दोस्तों नमस्कार। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन दे दिया है। इस प्रस्ताव को इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दलों का साथ मिला है, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी ही क्यों ना हो। सभी दलों ने कांग्रेस के साथ आकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया और राज्यसभा के सचिवालय में भेज दिया है। बुधवार को सभी विपक्षी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि उन्हें क्यों इस तरह का प्रस्ताव लाने की नौबत आई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि राज्यसभा में विपक्ष इतनी अच्छी हालत में नहीं है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव पास हो जाए और सभापति अपने पद से हट जाएं। लेकिन विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिए जनता तक यह संदेश जरूर पहुंचाना चाहता है कि देखिए किस तरह जनता के मुद्दों को सदन में दबाया जाता है, आवाज को दबाया जाता है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। ये हम नहीं कहते, ये विपक्ष के नेता कहते हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इंडिया गठबंधन ने जिस एकता का प्रदर्शन किया है, उससे भी इस तरह का एजेंडा फैलाने वालों को बड़ा जवाब मिला है, जो ये कहते हैं कि विपक्ष अलग थलग हो गया। आइए अब इस खबर पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, अपने एक लंबे राजनीतिक करियर में संसद के दोनों सदनों में बैठ चुके राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सोमवार को संसद परिसर में जब यह कहते सुने गए कि उन्होंने अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसा पक्षपाती सभापति नहीं देखा जैसा कि आज हैं, तो इस विषय पर काफी गंभीरता से बात करनी चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते दोस्तों कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सांसद हैं तो वे ऐसा कहेंगे ही, उनका काम ही है आरोप लगाना। अगर हम धनखड़ की बात करते हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट के सफल वकील रहने के साथ ही जनता दल और कांग्रेस में भी लंबा वक्त बिताकर इस पद पर पहुंचे। उन्हें लोकतंत्र और राज्यसभा के सभापति के पद का महत्व मालूम होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनका रवैया रहता है कि उससे यह कहा जा सकता है कि वे प्रमोशन पाकर राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे मामले देखे जा रहे हैं कि जब विपक्षी किसी मसले पर सरकार से जवाब चाहते हैं तो सरकार में बैठे लोग उल्टे विपक्ष पर सवाल दाग देते हैं। उसी शोरगुल के बीच कई कानून पास करा लेता है सत्ता पक्ष और मदद किसकी ली जाती है? सभापति महोदय की। इस तरह न जाने कितने कानून इसी तरह से देश में लागू किए गए जिन पर चर्चा ही नहीं हुई। दोस्तों, अगर हम इस विषय पर गहराई से सोचें तो हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या यह सब जानबूझकर किया जाता है? क्या यह इसलिए किया जा रहा है कि संसद चले नहीं और इस तरह लोगों का संसदीय प्रणाली से भरोसा उठ जाए, मोह भंग हो जाए और फिर संसदीय प्रणाली को खत्म कर दिया जाए? क्योंकि आरएसएस के एजेंडे में तो हमेशा ही मनुवादी व्यवस्था शामिल रही है। ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों की भागीदारी ना हो, आम लोगों की भागीदारी ना हो, गरीबों की भागीदारी ना हो और विपक्ष का कोई काम ही ना बचे। अगर आरएसएस बीजेपी का यही लक्ष्य है तो समझना जरूरी है कि अब पहले से मजबूत विपक्ष के आगे आरएसएस बीजेपी का ये एजेंडा कामयाब होता नहीं दिख रहा। शीतकालीन सत्र में विपक्ष अडानी मसले पर नए नए तरीकों से संसद परिसर में सरकार को घेरता आ रहा है। कभी राहुल गांधी अडानी मोदी के मुखौटे लगाए सांसदों के इंटरव्यू लेने लगते हैं, कभी विपक्षी सांसद बीजेपी वालों को तिरंगा और फूल देकर संसद चलने की अपील करते हैं, तो कभी संसद परिसर में नारेबाजी होती है। इससे जनता में यह संदेश तो मजबूती से पहुंच चुका है कि अडानी मसले पर घिरी सरकार जानबूझकर संसद नहीं चलने दे रही, जिससे कि सवालों से बचा जा सके, अडानी मसले से बचा जा सके। अडानी मसले पर चर्चा हो, ये सब देखना, ये सब सुनिश्चित करना सभापति की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अडानी का नाम सुनते ही जिस तरह सभापति हाउस एडजर्न्ड का ऐलान करते हुए नथिंग विल गोइंग ऑन रिकॉर्ड कहने लग जाते हैं, उससे दिग्विजय सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें सही लगती हैं। सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया
हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि धनखड़ स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं, वे सत्ता पक्ष का गुणगान करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने कहा कि मैं सदन में 22 साल से हूं और मैंने 4 चेयरपर्सन देखे हैं। आज जो हालात देख रहा हूं ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हमारे चेयरमैन साहब मजे लेते हैं, वो संसद नहीं सर्कस चला रहे हैं। सुन लेते हैं दोस्तों क्या कुछ कहा इन दोनों ही बड़े नेताओं ने। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे खास बात यह रही कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएमके, सपा, टीएमसी, आरजेडी आदि कई बड़े दलों के नेता भी शामिल थे। संसद में अडानी के मसले पर भी विपक्ष के सभी नेता मिलकर प्रदर्शन करते हैं। महाराष्ट्र में चुनावी गड़बड़ी पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी और एनसीपी चीफ शरद पवार एक साथ मीटिंग करके यह फैसला लेते हैं कि विपक्ष अब चुनावी गड़बड़ी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा। संसद के अंदर या बाहर किसी भी मीटिंग में विपक्ष के सभी नेता एक साथ दिखते हैं, जिससे साफ होता है कि विपक्ष लोकसभा चुनाव के 6 से 7 महीने बाद भी एक है और मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला कर रहा है। लेकिन इसी बीच जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के प्रमुख की जिम्मेदारी संभालना चाहती हैं, तो भाजपा समर्थित मीडिया या आईटी सेल इसे इंडिया गठबंधन में आपसी फूट बता देता है। उनकी ओर से यह कहा जाता है कि विपक्ष के गठबंधन में नेतृत्व पर सवाल है। लेकिन दोस्तों, खबर का दूसरा पहलू समझना भी जरूरी है। दरअसल इंडिया गठबंधन में अभी तक कोई संयोजक नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही अभी गठबंधन से जुड़े सभी बड़े फैसले लेते हैं। ममता बनर्जी यदि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करती हैं या नेतृत्व करना चाहती हैं, तो ये उल्टा एनडीए और बीजेपी के लिए बुरी खबर कही जाएगी, क्योंकि ममता यदि इंडिया गठबंधन की बागडोर संभाल लेती हैं तो फिर इससे एनडीए के भी कई दल इंडिया गठबंधन के साथ भी आ सकते हैं, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। ममता के पास बतौर सीएम एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। ऐसे में विपक्ष को इस अनुभव का काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। यानी ये खबर विपक्ष के लिए अच्छी ही कही जाएगी। लेकिन जिन्हें ये गठबंधन चुभता है वे ऐसे मौके ढूंढते हैं जिससे कि आपसी फूट डलवाई जा सके। आपको याद होगा दोस्तों कि जब विपक्षी दलों के इस गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन पड़ा था, तभी इसके नाम को लेकर बीजेपी में खलबली मच गई थी। कई बड़े मौकों पर सरकार देश के नाम के लिए इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग करने लग गई थी। इसके बाद से ही गोल्डन इंडिया और अन्य टूल किट के जरिए इस गठबंधन में फूट की खबरें चलाई जाती रही, जिससे ये संदेश दिया जाए जनता में कि देखिए भैया, विपक्ष तो अलग थलग होकर लड़ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन कहीं से भी अलग नहीं दिखाई दे रहा, जो कि बीजेपी के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। नमस्कार।